जय जिनेंद्र बच्चों। चारू, आज तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो? हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल से मैं विद्यालय बस से नहीं अपनी कार से आया करूँगी। कल मेरे पापा नई गाड़ी खरीद रहे हैं और कल से वो मुझे लेने आया करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता, कभी कभी बस में बैठने को सीट भी नहीं मिलती थी। हाँ, ये तो सही है, लेकिन तुम्हें बस से ही आना चाहिए। क्यों दीदी? कार से आना तो बहुत आरामदायक होता है। हाँ, लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक लंबे समय तक लगा रहता है और हमें अपने स्थान तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। क्या तुम जानती हो, हमारे देश में दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। केवल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पंजीकृत वाहन यानी रजिस्टर्ड व्हीकल्स को अगर एक लाइन में खड़ा कर दो तो संसार की दो सबसे लंबी नदी नील तथा अमेज़न की मिलाकर जो लंबाई होगी, उस संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी इन वाहनों की लंबाई हो जाएगी। और तुम ये तो जानती हो कि वाहनों से धुआं निकलता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है ना? बच्चों, जो बात अभी हाल ही में आपने सुनी, इससे आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 18, वायु तथा जल प्रदूषण, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। इस भाग में हम सीखेंगे वायु प्रदूषण क्या है, वायु कैसे प्रदूषित होती है, वायु प्रदूषण के प्रभाव जैसे अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, पौधा घर प्रभाव, विश्व उष्णन आदि, और वायु प्रदूषण से बचाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, पर हम कुछ समय तक भोजन के बिना तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। अच्छा बताओ, हमें श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? बिल्कुल ठीक, ऑक्सीजन। इसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये हम जानते हैं, है ना? इसलिए ऑक्सीजन को जीवन की प्राणवायु कहा जाता है। बच्चों, वायु से मुझे कुछ याद आया, तो अब हम करते हैं लाखों की बात दीदी के साथ। आचिशी जी द्वारा दिया गया एक हाइकू है। गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। तो जिस प्रकार प्राण वायु का हमारे जीवन में महत्व है, उसी प्रकार जीवन में गुरु का भी महत्व है। प्राणवायु के बिना हम जी नहीं पाते, ऐसे ही गुरु के बिना हमारे जीवन की शुरुआत नहीं होती। ऐसा कहा भी तो जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु हमें सत्य तथा असत्य में भेद करना सिखाते हैं, है ना? आपने अपनी पिछली कक्षा में जाना था कि वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड व शेष आर्गन, मीथेन, जल वाष्प आदि होते हैं। ओहो, क्या हुआ आपको? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? अरे हाँ, अभी मैं बाहर ट्रैफिक से आ रही हूँ ना, और बाहर बहुत धुआं है, धूल है, इसलिए मुझे खांसी आ रही है। पर इतना धुआं कहाँ से आता है? ये धुआं स्वचालित वाहन तथा उद्योगों आदि से आता है, और कभी कभी ये धुआं वनों में आग लगने या ज्वालामुखी के फटने से भी आता है। क्या तुम जानती हो, धुएं में हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल के कण आदि होते हैं। ये हानिकारक गैसें या पदार्थ जब स्वच्छ वायु में मिल जाते हैं तो ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं, यानी एयर को पॉल्यूटेड बना देते हैं, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब वायु में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है, तो वह वायु प्रदूषण कहलाता है। और वायु को संदूषित करने वाले पदार्थ या गैसें वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट कहलाती हैं। जैसे वायु को जो भी पदार्थ या गैस प्रदूषित करती है उसे हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। आया समझ में? चलो अब हम बात करते हैं आगे। बच्चों, क्या आपको पता है वायु प्रदूषण से अनेक श्वास संबंधी समस्याएं होती है, जैसे दमा, अस्थमा, खांसी, बच्चों में सांस लेने की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। चलो अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 18.2। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन संबंधी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
तो आपको अपने मित्रों से तथा पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण यानी सर्वे करके पता लगाना है कि कितने बच्चे श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स किन किन बच्चों को है, ठीक है। इस क्रियाकलाप से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि श्वसन संबंधी समस्याएं किस प्रकार बढ़ती जा रही हैं। वायु का मिश्रण, वायु प्रदूषक और श्वसन संबंधी समस्याओं के बाद हम बात करेंगे वायु प्रदूषक के स्रोतों की, सोर्सेस की, है ना। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि जितने भी वायु प्रदूषक स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, उनमें से एक जैसे वायु प्रदूषक निकलते हैं या अलग अलग। आओ देखते हैं। वाहनों से वायु प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक विषैली गैस होती है जो पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबशन से उत्पन्न होती है। ये विषैली गैस रक्त में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है। आपको याद होगा कक्षा 7 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। रक्त ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो बस ये इस क्षमता को घटा देती है। फिर बात करते हैं उद्योगों से वायु प्रदूषण की, यानी इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन में। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं, जिन्हें हम पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 तथा NO2 जैसे गैसीय प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत है। तथा विद्युत संयंत्र यानी पावर प्लांट में कोयले के दहन से SO2 गैस उत्पन्न होती है। ये विषैली गैस फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त यानी डैमेज करती है। इसके बाद एक अन्य प्रदूषक है CFC। इसके बारे में जानने से पहले चलो हम ऐसा करते हैं, टूर पर चलते हैं। टूर, हाँ, आप लोग प्रतिभा स्थली में नहीं है तो क्या हुआ, हम साथ में भावों से टूर में जा सकते हैं, है ना। चलो ये देखो, ये क्या है, ये है दुनिया के 7 अजूबे। और हमारे देश में इनमें से कौन सा अजूबा है? हाँ, बिल्कुल आसान है, आगरा का ताजमहल। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, चलते चलते। अरे क्या हुआ, आप सबने अपनी नाक क्यों ढक ली और खांसी क्यों आने लगी आप सभी को? अच्छा, हम धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजर रहे हैं। बच्चों, आप ऐसा करो, हम जब तक आगरा पहुँचे तब तक आपको वायु की गुणवत्ता अर्थात धुएं की मात्रा के अंतर के आधार पर कुछ स्थानों की तुलना करना है कि उपवन तथा भीड़ वाली सड़क में कैसी वायु होगी। इसके अलावा आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र में कैसी होगी। गांव और शहर की तुलना करो कि गांव में कैसी और शहर में कैसी होगी। अरे देखो, बातों बातों में तो हम आगरा पहुंच गए। यह है सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा का ताजमहल। ये ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है, लेकिन ये हमें सफेद क्यों नहीं दिख रहा है? आपको पता है, पहले ये ऐसे दिखता था, अब ये ऐसे दिखता है। ताजमहल की खूबसूरती को कुछ वायु प्रदूषक बदरंग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों, आगरा शहर के चारों तरफ रबड़ प्रक्रमण, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी यानी ऑयल रिफाइनरी जैसे उद्योग इंडस्ट्रीज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे प्रदूषकों को वायुमंडल में निरंतर छोड़ रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से क्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर ये वर्षा के जल से मिलकर वर्षा के जल को अम्लीय बनाकर पृथ्वी पर बरसती है, जिसे हम अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। याद आया? ये आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है। अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण हो रहा है। इसे हम संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं, जिससे संगमरमर का रंग पीला हो रहा है। इस कारण से हमें ताजमहल पीला दिखाई दे रहा है। समझ में आया? लेकिन क्या विश्व की इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया होगा? उठाया तो है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं, जैसे उद्योगों को CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, उसका उपयोग करने के लिए कहा है। घरों में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने को कहा है तथा ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने का आदेश दिया गया है।
इसका ध्यानपूर्वक पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम एक आदर्श नागरिक बन रहे हैं ना, बनना चाहते हो ना, है ना? बच्चों, ताजमहल के अलावा अम्लीय वर्षा के कारण और कौन सी वस्तुएं प्रभावित हो रही है? सोचो, बताओ जरा। एसिड रेन के कारण धातु से बनी वस्तुएं जैसे कि पुल, स्टैचू, यहाँ तक कि ब्रिटेन का स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी संक्षारित हो रहा है। और साथ ही अम्लीय वर्षा से मृदा भी अम्लीय होती जा रही है, जिससे फसल पर भी प्रभाव पड़ता है और जल में रहने वाले जीव जंतु भी एसिड रेन की वजह से मर जाते हैं। चलो बच्चों, अब हम प्लानिटेरियम अर्थात नक्षत्र भवन चलते हैं। देखो, ये है हमारी पृथ्वी। आपको इसके चारों ओर एक परत, एक लेयर दिखाई दे रही है ना? ये परत है ओजोन परत, ओजोन लेयर। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जिसे हम पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, उससे हमारी रक्षा करती है। लेकिन आज वायुमंडल की यह ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है, डैमेज हो रही है। इसके क्षतिग्रस्त या डैमेज होने का क्या कारण है? तो क्या आप जानते हैं? इसका कारण है एसी, रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक आदि यंत्र जिनसे CFC नामक गैस निकलती है। हाँ, ये गैस इसका कारण है। कुछ याद आया? कुछ देर पहले हमने इस गैस के बारे में या इस शब्द का नाम लिया था। ये क्या है? हाँ, ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट यानी वायु प्रदूषक है। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस ओजोन परत का क्षरण यानी डिप्लीशन करती है, जिससे ओजोन परत में छिद्र बन जाते हैं और यह परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम ओजोन परत का क्षरण यानी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं तथा उसमें दिखने वाले छिद्र को ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको सर्दियाँ कैसी लगती है? बहुत ठंड लगती होगी ना? क्या अभी लग रही है? सर्दियों में वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? आप कहेंगे धुंधला धुंधला दिखता है। इस धुंधली परत को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोहरा यानी फॉग कहते हैं। और जब इस कोहरे में धुएं की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम धूम कोहरा यानी स्मॉग कहते हैं। और यह हम पहले ही जान चुके हैं कि धुएं में NO2 आदि गैसें होती हैं, जो कि कोहरे के साथ मिलकर धूम कोहरा यानी स्मॉग बनाती हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। कई बीमारियां जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस लेने के साथ हरहराहट उत्पन्न होने लगती है। इन गैसों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे कण भी वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ये कण डीजल तथा पेट्रोल के दहन यानी कंबशन ऑफ फ्यूल से, इस्पात निर्माण तथा खनन यानी स्टील मेकिंग एंड माइनिंग जैसे औद्योगिक प्रक्रमों से, वो विद्युत संयंत्र यानी पावर प्लांट से निकलने वाली राख से उत्पन्न होते हैं। यदि ये कण लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं तो ये दृश्यता यानी विजिबिलिटी, हमारी देखने की क्षमता को भी घटा देते हैं तथा श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न तो करते ही हैं। अच्छा बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों के नाम सुने तथा उनसे होने वाले विभिन्न रोग और इनके स्रोतों के बारे में भी जाना। अब आप एक क्रियाकलाप करो। इस क्रियाकलाप में आपको दिखाई गई सारणी को भरना है। इस सारणी में आपको वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट का नाम, उसका स्रोत, सोर्स तथा उससे होने वाले प्रभाव को लिखना है। बच्चों, आपने जाना कि कैसे ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें यानी UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम पराबैंगनी विकिरणें कहते हैं, उनको परावर्तित कर देती है। लेकिन सूर्य से आने वाली कुछ किरणों को पृथ्वी अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर लेती है। अर्थात सूर्य से आने वाली विकिरणों का कुछ भाग परावर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है और कुछ पृथ्वी के वायुमंडल में रुक जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। कुछ समझ रहा है आपको? चलो देखो, आपने पौधशाला यानी नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर देखा होगा, है ना? यदि नहीं देखा है तो देखो, जब इस पौधाघर यानी ग्रीन हाउस या नर्सरी में सूर्य की किरणें सूरज की ऊष्मा प्रवेश करती हैं तो वह ऊष्मा वहीं रुक जाती है, वहां से बाहर नहीं निकलती, और बाहर नहीं निकल पाती तो यह ऊष्मा पौधाघर यानी ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है। आपने देखा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोकी गई विकिरणें भी यही कार्य कर रही है, ये पृथ्वी को गर्म कर रही है। अतः पृथ्वी के गर्म होने के इस प्रभाव को हम पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जैसा प्रभाव ग्रीन हाउस पर पड़ा वैसा पृथ्वी पर पड़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखने में कुछ गैसें सहायक होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, जल वाष्प आदि।
इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है, जो कि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में उपयोग कर ली जाती है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है। लेकिन वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, इसके होने से पेड़ पौधों की संख्या कम होने लगी है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है और साथ ही विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त किया जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। बच्चों, क्या आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट यानी ऊष्मा को रोकने में सहायक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है तो वो ऊष्मा को बढ़ाती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इसे विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज विश्व में विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसके कारण हिमनद पिघलने से कई स्थानों पर तटीय क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होने पर इतने गंभीर परिणाम हो रहे हैं, जो आप सुनते होंगे, कहीं बाढ़ तो कहीं सुनामी आदि। सोचिए जरा, हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की एक रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि हो सकती है, जो कि एक गंभीर संकट है। आप इन प्रदूषक गैसों को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचो और बताओ। लेकिन क्या सरकार इन प्रदूषकों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है? तो सुनो, पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने एक कोयोटो प्रोटोकॉल अनुबंध यानी एग्रीमेंट किया है, जिस पर कई देश अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। बच्चों, अब आप डीडी समाचार की इस न्यूज को ध्यान से सुनो। बढ़ते हुए कल कारखाने, सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती गाड़ियों का धुआं, संयंत्रों में कोयले की बढ़ती खपत, ये सभी मिलकर हवा में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत में ही हैं। प्रदूषण के महीन कण PM 2.5 की मात्रा भारतीय शहरों में चीन के मुकाबले ज्यादा है। प्रदूषण के यही महीन कण सांस की बीमारियों को जन्म देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। एक अन्य अध्ययन बताता है कि भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां हवा की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों से कहीं कम है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के बारे में अगर लोगों को पहले से जानकारी दी जाए तो प्रदूषण से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हवा की गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को विभिन्न स्तरों पर दिखलाया जाता है। दुनिया के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से लोगों को इस बारे में पहले से सूचित किया जाता है कि इस दिन हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी होगी। इंडेक्स में 8 प्रदूषक तत्वों के आधार पर विभिन्न रंगों के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को एक पैमाने पर दर्शाया जाता है, जिसमें स्वच्छ हवा से लेकर संतोषप्रद और बेहद खराब प्रदूषित हवा को दिखलाया जाता है। इसी के आधार पर ये तय किया जा सकता है कि कौन सा समय बाहर निकलने के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से ये जानकारी उन लोगों के लिए जो सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं या बुजुर्ग और बच्चे हैं, खास महत्व की है। फिलहाल भारत के 10 शहरों में हवा की गुणवत्ता बताने की ये व्यवस्था लागू की जा रही है। बच्चों, बताओ, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों के स्थान पर सीसा रहित पेट्रोल CNG जैसे ईंधनों से चलने वाले वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। हमें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से मिलने वाली ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के इंजन को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे कम धुआं वातावरण में मुक्त हो। और प्रदूषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय है पेड़ लगाना, अर्थात वृक्षारोपण करना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। आप बता सकते हैं, वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं, जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। वह दिन कब और किस माह में आता है? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। क्या आप समझे? चलो बच्चों, अब आप एक क्रियाकलाप करो। क्रियाकलाप
18.4। विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प हैं, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में आपको अपने घर में चर्चा करके बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आप इसकी एक ऑडियो बनाकर भेजिए। तो बच्चों, इस प्रकार भाग के अंत तक हमने सीखा कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु को प्रदूषित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, ओजोन परत के क्षरण के बारे में जाना, पौधा घर प्रभाव क्या है, विश्व उष्णन ये एक गंभीर समस्या है, साथ ही हमने वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय जाने। अब आप इस पाठ को अपने पाठ्य पुस्तक से ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।